नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे भारत के प्रमुख मोटर शो ऑटो एक्सपो 2023 की, क्योंकि मुद्दा कार का है, इसलिए हर किसी से जुड़ा है। इस बार के ऑटो एक्सपो में इलेक्ट्रिक वाहन सुर्खियों में बने हुए हैं, तो इस बार ऑटो एक्सपो में नई टेक्नोलॉजी ने भी दर्शकों को आकर्षित किया है। कारण टेक्नोलॉजी के लिहाज से ऑटोमोबाइल सेक्टर तेजी से बदल रहा है। हर कोई ये जानना चाहता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी वाली कार बेहतर होगी, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, हाइड्रोजन, बैटरी या फिर एथेनॉल। कौन सा फ्यूल भविष्य में गाड़ियों के पहियों को चलाएगा। मुद्दा पर्यावरण का है, इसलिए सवाल ग्रीन एनर्जी का भी है। इन्हीं सब मुद्दों पर आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे जो हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर है उससे क्या उम्मीदें हैं और भविष्य में किस तरह की टेक्नोलॉजी कारों के पहियों को चलाएगी। खास मेहमान मेरे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे मैं समझने की कोशिश करूंगा। वेंकटेश गुलाटी जी हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद है। वेंकटेश जी, आपका स्वागत है। वेंकटेश जी अध्यक्ष हैं रिसर्च एंड एकेडमी फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के। साथ ही हमारे साथ ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन जी जुड़े हुए हैं। धवन जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। और साथ ही हम बात करेंगे सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर के निदेशक, कार्यकारी निदेशक पीके बनर्जी जी से। बनर्जी जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। और शुरुआत मैं आपसे करूंगा धवन जी कि इस बार का जो ऑटो एक्सपो है उसे आप कैसे देखते हैं, क्योंकि खासतौर से जैसा सुर्खियों में इलेक्ट्रिक कारें बनी हुई हैं और टेक्नोलॉजी की दृष्टि से देखा जाए तो खास फोकस दिखाई देता है इस बार का। आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? देखिए जी, ये जो आप बात कर रहे हैं नई टेक्नोलॉजी की, ये इस वक्त बहुत प्रेशर है मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर, और मैन्युफैक्चरर्स ने एक और ज़रिया ढूंढा है बिजनेस का। तो इस वक्त इलेक्ट्रिक के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है, और वो आने वाले दिनों के अंदर, मैं कह रहा हूँ और 8-10 साल के लगभग, हमको इसके ऊपर बहुत लोग मार्केट में आएंगे, कंपटीशन बढ़ेगा और बहुत पॉपुलर होगी। बट असलियत जो मैं आपको कहूँ, जो बताऊँ इसकी, देखिए हमको 1 सेंचुरी लगी कम से कम एक फॉसिल फ्यूल को डिसाइड करने के लिए कि वो कितना इन्वायरमेंट को डैमेज किया उसने, और आज हम वो बंद करना चाहते हैं इंटरनल कंबस्शन इंजन जो फॉसिल फ्यूल के साथ चलते हैं, और हम इनकरेज कर रहे हैं इलेक्ट्रिक को। इलेक्ट्रिक को डेफिनेटली मैं मानता हूँ कि आपके एग्जॉस्ट में कोई इमिशन नहीं है, सो यू गॉट द क्लीनेस्ट एग्जॉस्ट, बट नॉट रियलाइजिंग कि वो जो एग्जॉस्ट आपने एक बंद किया है, वहाँ तो 500 टाइम बड़ा एग्जॉस्ट लगा हुआ जो 24 घंटे चलेगा, एंड दैट ऑल्सो ऑन कोल। एंड नॉट ओनली दैट, दैट पोल्यूशन जो इस वक्त लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं रिमोट एरियाज़ के अंदर जहाँ पर ये पावर प्लांट्स कहीं लग जाएंगे, तो उनका बेचारों का नींद खराब हो जाएगी। मेट्रो वालों की तो फिर थोड़ी सी सहूलियत आ जाएगी। जी बिल्कुल। वेंकटेश जी, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मुद्दे को? क्योंकि अगर बात दुनिया की जाए तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में जिस तरह से भारत ने छलांग लगाई है, अगर बात दूसरे तीसरे नंबर की जाए तो हर तरह के वाहन के मामले में भारत ने एक बेहतर भूमिका निभाई है। अगर इसके निर्माण की बात की जाए, टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी बात अगर की जाए, आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? देखिए, ऑटो एक्सपो की जैसे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, टुट्टू जी ने बताया इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो फ़ायदे और जो प्रॉब्लम्स हैं, बट एक चीज़ माननी चाहिए कि हमारी जो भारत की आज इकॉनमी है वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऑटो की मैन्युफैक्चरिंग लगभग 40 से 50% मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी का पार्ट बनती है, और जिस तरीके के अपग्रेडेशन हो रहे हैं, जैसे BS4 से BS6 शिफ्ट होने का हमें सबसे बड़ा फ़ायदा मिला कि आज जो हमारी गाड़ियाँ इंडिया में बनती हैं वो ईजिली वर्ल्ड ओवर एक्सपोर्ट हो सकती है, जो पहले नहीं होता था, क्योंकि हम BS3 पे होते थे और वर्ल्ड में BS6 की प्रणाली की गाड़ियाँ चलती थी। और जिस तरीके से अब ये इलेक्ट्रिक की तरफ से शिफ्टिंग हो रही है, ये हमको एक और कदम देगी और बढ़ने का। जी, आज हम जापान को कहते हैं नंबर 4 पे पहुँच गया, बट जापान की अपनी इस्तेमाल की क्षमता से ज़्यादा एक्सपोर्ट की क्षमता है, जिस वजह से जापान का इतना नंबर था। आज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वजह से इंडिया में प्रोडक्शन बढ़ेगा और एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। हम नंबर 3 पहुंच चुके हैं, बहुत ही जल्दी नंबर 1, नंबर 2 की तरफ भी हमारा वो चलेगा। लेकिन एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि अब कस्टमर को अपने
चूज़ करने के लिए अपने पास ऑप्शन रहेंगे। फॉसल फ्यूल के ऑप्शन रहेंगे, पेट्रोल डीजल हो गया, इलेक्ट्रिक के ऑप्शन होंगे, हाइड्रोजन पे वर्किंग चल रही है, R&D चल रही है, हाइड्रोजन वाली आ जाएगी, वो ऑप्शन होंगे। आज CNG है। हर कंपनी अपनी जो उनकी क्षमता है उस हिसाब से गाड़ी बना रही है। एक कस्टमर को क्या चाहिए, ज़्यादा एवरेज, अगर वो ज़्यादा ध्यान देना चाहता है पॉल्यूशन की तरफ से तो इलेक्ट्रिक गाड़ी ले ले, अगर वो उसको कुछ और चाहिए तो कंबस्शन ले ले। तो ओवरऑल इंडियन का जो ऑटो इंडस्ट्री है ये अपने उस लेवल पे पहुंच रहा है जो स्टेबिलिटी और फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी सिचुएशन पे आएगी। जी। लेकिन बनर्जी साहब, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है, मैं आपसे समझना चाहूंगा इस मुद्दे पे, और दर्शक भी जानना चाहेंगे कि पेट्रोल, डीजल, CNG, हाइड्रोजन भविष्य में कार आने वाली हैं, इलेक्ट्रिक कार पर जोर है, बैटरी की कार, कौन सी बेहतर टेक्नोलॉजी रहेगी? इथेनॉल की बात भी आ रही है सामने कि उस पर आधारित कारें भी चलती हुई हमें देखने को मिलेंगी, कुछ प्रयोग भी शुरू हुआ है। आप कैसे देखते हैं टेक्नोलॉजी के इस बढ़ते उपयोग को? सायम को हमारे तरफ से सभी दर्शकों को ऑटो एक्सपो में हमारा स्वागत है। इस समस्या पर जो चर्चा हो रही है उस पर मेरा यही कहना है कि हमारे पास 4 बेसिक मुद्दे हैं जिसके हिसाब से गाड़ियों का एक्चुअली प्रोडक्शन, गाड़ियों की तरफ टेक्नोलॉजी डिप्लॉयमेंट वो डिसाइड करेगा। पहली बात जो हमारे सबसे प्राथमिक बात है वो है जो सस्टेनेबल मोबिलिटी के गोल्स हैं, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एक नेट जीरो का टारगेट रखा गया है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बताया है कि 2030 में, 2047 में और 2070 में तो कार्बन न्यूट्रलिटी हमको अचीव करनी है, इसलिए डिकार्बोनाइजेशन प्राथमिकता है। एक पहली बात है डिकार्बोनाइजेशन प्राथमिकता, हमारा अंतर्राष्ट्रीय जो हमारा कमिटमेंट है वो है। दूसरी बात होती है एनर्जी सिक्योरिटी हमारे देश की। हमारा क्रूड ऑयल जो है 85 से 90% इम्पोर्टेड है। इसी तरीके से अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल में हमारा डिपेंडेंसी अगर एक रीजन से बढ़ के दूसरे रीजन पे चला जाएगा ऑन बैटरी इंपोर्ट, तो वो एक हमारे नेशनल सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तीसरी बात है लोकल पोल्यूशन मिटिगेशन। जैसे दिल्ली के एरिया में ड्यूरिंग दिवाली हमें बहुत समस्या आ जाती है। हमारे 104 सिटीज जो हैं वो पोल्यूशन से जूझ रहे हैं, तो इसका भी एक बहुत निराकरण या निवारण होना चाहिए। उसके लिए जो टेक्नोलॉजी डिप्लॉयमेंट है, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल की समस्या जैसे टूटू जी ने बताई है कि इधर से उधर चली जाएगी अगर हम थर्मल पावर से जनरेट करेंगे। तो हमारी एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए ऑटो मैन्युफैक्चरर, हम सभी ऑप्शनों पे काम कर रहे हैं और सरकार ने भी इस बात को ध्यान रखा है कि एक लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म पे हमें क्या करना है। तो जैसे आज एथेनॉल की बात कर रही है, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि एथेनॉल से फार्मर की इनकम डबल होगी, एथेनॉल से हमारी अपनी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। जैसे इस साल E10 करके ही हम लोगों ने 44,000 करोड़ रुपए बचाए हैं देश की मतलब एक्सचेकर के लिए। E20 करने वाले हम मतलब 20% एथेनॉल करने वाले हैं 1 अप्रैल से। इसी तरीके से इलेक्ट्रिफिकेशन पे भी जहां जहां लोकल पोल्यूशन मिटिगेशन की समस्या है तो वहां पर हम इलेक्ट्रिफिकेशन फोकस करके शायद हम जहां पर प्लांट्स और शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म के लिए हम देख सकते हैं उस ऑप्शन को। लेकिन लॉन्ग टर्म में जो है वो हमें डेफिनेटली जीरो कार्बन की तरफ जाना पड़ेगा। इसीलिए भारत सरकार ने एक बड़ी मुहिम चलाई है हाइड्रोजन को अडॉप्ट करने की। आज आप ऑटो में देखेंगे सभी मैन्युफैक्चरर्स ने हाइड्रोजन फ्यूल सेल पे, हाइड्रोजन आइस इंजन पे टेक्नोलॉजी डिप्लॉय की है। तो उस तरीके से मेरे ख्याल से जो हम समझते हैं सभी पावर ट्रेन ऑप्शंस का एक्चुअली एक मिला जुला प्रभाव दिखेगा और जैसा एप्लीकेशन होगा वैसा डिप्लॉयमेंट होगा। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल का डिप्लॉयमेंट बड़े पैमाने पे बसों पे होगा, फिर उसके बाद 3 व्हीलर्स पे आप देख रहे हैं। पर्सनलाइज्ड मोबिलिटी में इलेक्ट्रिफिकेशन आने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए बहुत गाड़ियों का यूटिलाइज होना जरूरी है। पर्सनलाइज सेगमेंट कम यूटिलाइज होती है तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट का चैलेंज आता है। लेकिन सरकार इस बात के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है कि हमारी जो डिकार्बोनाइजेशन और एनर्जी सिक्योरिटी की प्राथमिकताएं हैं उसके हिसाब से ऑटो सेक्टर में जो OEMs हैं
वो सारे एप्लीकेशंस को प्रमोट कर रही हैं। आप आइए ऑटो एक्सपो में देखिए कि हर सेगमेंट में डिफरेंट पावर ट्रेन ऑप्शंस अवेलेबल हैं, चाहे वो आपकी एथेनॉल बेस्ड गाड़ियां हो, फ्लेक्सिबल व्हीकल हो, या फिर सीएनजी गाड़ी हो, एलएनजी गाड़ी हो। एलएनजी मतलब लिक्विड नेचुरल गैस पे चलने वाली लॉन्ग हॉल ट्रक्स हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, फ्यूल सेल बस हो। आई थिंक सब और एक बुके ऑफ ऑप्शंस हो जो एक्चुअली हमारी अर्थव्यवस्था को आगे लेकर जाएगी, क्योंकि जैसे वेंकटेश जी ने बताया कि मैन्युफैक्चरिंग, जीडीपी और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स पे और एम्प्लॉयमेंट के कंट्रीब्यूशन 4 करोड़ लोगों को एक्चुअली इनडायरेक्ट डायरेक्ट जी एम्प्लॉयमेंट भी बिल्कुल बिल्कुल। अर्थव्यवस्था के लिहाज से, रोजगार के लिहाज से जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो खासा महत्वपूर्ण है। इसलिए सरकार भी समय समय पर तमाम स्कीम ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए देती भी है, उसका ऐलान भी करती है, घोषणा भी करती है। अगर बात अर्थव्यवस्था की जाए, भारत का जो मोटर वाहन बाजार है वो वर्ष 2021 में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था, जिसका जो अनुमान है कि 2027 में इसके 160 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। जाहिर तौर पर तेजी से बढ़ता हुआ ऑटोमोबाइल सेक्टर है जो अर्थव्यवस्था के लिहाज से खासा महत्वपूर्ण है देश के लिए। लेकिन धवन साहब, टेक्नोलॉजी तमाम सारी हैं कि हाइड्रोजन वाली कार भी आ जाएगी, बैटरी से चलने वाली कार भी रहेगी, इलेक्ट्रिक कार भी रहेगी, तमाम तरह के वाहनों की टेक्नोलॉजी से रहेगी। एक दर्शक और एक जो खरीदेगा कार, अगर उसके ग्राहक के हिसाब से मैं बात करूं, उसके लिए कौन सी बेहतर टेक्नोलॉजी रहेगी? उसे क्या करना चाहिए ऐसे समय पर कि जब कई सारे टेक्नोलॉजी के विकल्प उपलब्ध हैं सामने, तो वो क्या करे? देखिए, सबसे पहले तो अब आपके पास बहुत वाइड चॉइस आ गई है कंज्यूमर के लिए, कमर्शियली एज वेल एज ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अब वो हम पुरानी फिलॉसफीज़ के ऊपर नहीं रहेंगे कि हमको पेट्रोल की गाड़ी ही चाहिए और उसकी हॉर्स पावर भी इतनी होनी चाहिए। इट्स नॉट नेसेसरी, क्योंकि सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल जो हमको इस वक्त ट्रांसपोर्ट मिलेगी वो मिलेगी इलेक्ट्रिकल ईवी से। बट फॉर कमर्शियल यूज़ विद द सेंस के गाड़ियाँ, मशीन्स जो कोई भी हैं वो आप उनको 24 घंटे चला सकते हैं। इंसान की तरह उनको 8 घंटे की रेस्ट नहीं चाहिए होती, और वो जितना आप इस्तेमाल करेंगे उतना आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वापस मिल जाएगी। एंड आई एम श्योर ईच बिजनेस विल फ्लरिश। बाकी ये ज़रूर है कि जो प्राइवेट है उसके लिए इट मे नॉट बी इकोनॉमिकल। अब आप 10 लाख की गाड़ी खरीदें, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, और वही गाड़ी आप डीजल में खरीदेंगे तो वो 16 या 18 लाख की पड़ेगी आपको। आप महीने में सिर्फ 400 या 500 किलोमीटर चलाते हैं, तो वेयर इज़ दी रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट? जो आप पेट्रोल की गाड़ी चलाते हैं तो वो तो चलिए आपने 5 साल या 7 साल के अंदर वो आपने बराबर कर ली उसकी नेट वर्थ। बट जो डीजल की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो आपने ली है, और उसकी नेट वर्थ कब आपको रिकवर करेंगे? और जब तक वो रिकवर करेंगे तब तक एक और मोटा एक्सपेंस पड़ा होगा उसकी बैटरी बदली करने का, विच इज़ द कॉस्ट ऑफ दैट बैटरी इज गोइंग टू बी एनीथिंग बिटवीन 40 and 50% ऑफ द न्यू कार एट दैट टाइम। जबकि आपकी वो बैटरी वाली गाड़ी जो है उसकी वैल्यू 18 लाख से 4 लाख रह जाएगी, और उसके ऊपर आप क्या 8-9 लाख रुपए खर्चने को तैयार होंगे नई बैटरी लगाने के? तो दीज आर सर्टन फिलॉसफीज जो टाइम ही आपको समझाएगा। बाकी हाँ, ये हमारी ड्यूटी है, हम आगे किसी को बता दें और उनके बात में समझ में आ जाए, जी, दैट्स गुड इनफ। जाहिर तौर पे जो खरीदार है, जो ग्राहक है, वो ये जानना चाहता है कि अगर मैं कोई टेक्नोलॉजी वाली कार लूं तो कौन सी लूं, किस पे जाऊं वेंकटेश जी? क्योंकि सवाल अगर इलेक्ट्रिक कार का हम करते हैं तो चार्जिंग स्टेशंस का आता है, बैटरी की बात आती है, तमाम ऐसे टेक्नोलॉजी से जुड़े पहलू सामने आते हैं कि मान लीजिए किसी टेक्नोलॉजी पर आधारित आप कोई कार खरीदते हैं या कोई वाहन खरीदते हैं, तो उसकी टेक्नोलॉजी तो है, लेकिन उससे जुड़े जो संसाधन है, जो उपकरण है, वो कितने उपलब्ध हैं? देखिए, एक बात बताऊं आपको, ये वो एक तरीका है कि वन साइज डजंट फिट्स ऑल, वो वाला हाल है। आज भी अगर हम लोग अपनी गाड़ियों का चलन देखें, अगर हम कोई आइस इंजन पेट्रोल की भी गाड़ी लेके चल रहे हैं तो हम नॉर्मली पेट्रोल पंप चौथे दिन या 5वें दिन जाते हैं जब हम 300-400 किलोमीटर चलते हैं। अगर आज आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लें और रात को घर पे चार्ज कर रहे हो तो आपको
वो प्रॉब्लम कि मुझे रोड पे चार्ज करना उतनी ज़रूरत नहीं है। जी। ये बिल्कुल डिपेंड करेगा कि अब मेरी क्या पर्सनल रिक्वायरमेंट है। क्या मैं हाईवे पे चल रहा हूँ तो शायद इस समय इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जर्स आपको हर जगह नहीं मिलेंगे, तो ठीक नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी प्योर सिटी ड्राइविंग है और दिन में आपने 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर चलना है, तो इवन 100 किलोमीटर वाली जो रेंज की गाड़ियाँ आजकल आ रही हैं, जो आपको 8 से 10 लाख में मिल जाएंगी, वो आपको सक्सेसफुल करेंगी। कुछ स्टेट्स में बिजली का वो नेट मीटरिंग का सिस्टम आ चुका है। जिनके पास अपने घर हैं, सोलर के थ्रू लाइट ले रहे हैं, नेट मीटरिंग से फ़ायदा ले रहे हैं। वो जैसे ही इलेक्ट्रिक लेते हैं, पेट्रोल डीजल की पूरे पैसे महीने की बचत हो जाती है। तो ये हर आदमी की अपनी ज़रूरत के हिसाब से, हाईवे वाले को आज भी डीजल या पेट्रोल ही लेना पड़ेगा जब तक उसको हर कम से कम 20 किलोमीटर पे एक अच्छा चार्जिंग स्टेशन, वो भी चार्जिंग स्टेशन मतलब फास्ट चार्जिंग स्टेशन, कि कम से कम 15 मिनट रुक करके उसका सफ़र पूरा हो जाए। जब उसने पूरा चार्ज करना हो तो रात को डीसी चार्ज कर ले। जब तक वो सुविधा नहीं होती, अभी इलेक्ट्रिक में कमज़ोर पड़ेगा। लेकिन आने वाले समय में जिस तरीके से ऑटो एक्सपो में देखा आपने, सभी मैन्युफैक्चरर ने इलेक्ट्रिक व्हीकल दिखाई है। जी ने भी बताया, हाइड्रोजन फ्यूल, हाइड्रोजन आइस, ये सब ऐसी पद्धति हैं जो हमको एडिशनल एनवायरनमेंट को सपोर्ट भी करेंगी और गाड़ी लंबी चलने में भी करेंगी। लेकिन ऑप्शन कस्टमर के पास है, उसकी खुद की रिक्वायरमेंट, उसकी किस रोड पे चलना है, उस सब को देखते हुए उसको चूज़ करना पड़ेगा। नो डाउट इलेक्ट्रिक की प्राइस अभी ज़्यादा है, लेकिन जिस तरीके से मार्केट में कंपटीशन आ रहा है, टाटा के बहुत अच्छे 2 प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, महिंद्रा के आ रहे हैं, प्रीमियम के भी प्रोडक्ट्स आ चुके हैं। जैसे जैसे इकोनॉमीज ऑफ नंबर्स आएंगे, वो प्रोडक्ट कस्टमर के हाथ में पहुंचने लग जाएंगे जी। तो तब का मुझे लगता है बहुत ज़्यादा नहीं, और 1 साल भर की इंतजार होगी उस जी। नंबर से। पीके बनर्जी साहब, तमाम नई टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, कार में नए नए फीचर्स दिए जा रहे हैं, लेकिन मुद्दा सेफ्टी का है, आम आदमी की सुरक्षा का है। जिस तरह से दुर्घटनाएं देश में होती हैं, बड़े पैमाने पर लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। सेफ्टी फीचर्स की दृष्टि से अगर मैं कहूं तो ऑटोमोबाइल जो सेक्टर है उसका क्या फोकस है? टेक्नोलॉजी हमें बहुत देखने को मिल रही है। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने किया है। कोई भी जो नई टेक्नोलॉजी है उस पे कस्टमर एक्सेप्टेंस सबसे प्राइमरी कंसिडरेशन है फॉर सक्सेस ऑफ द टेक्नोलॉजी। जी। सेफ्टी में अगर customer has less confidence, then the technology adoption will not be there. तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि सेफ्टी पे पूरा पूरा फोकस दिया जाए। अगर आपको याद होगा कि जब सीएनजी आई थी तब भी लोगों को ये समस्या हो रही थी कि 200 बार का सिलेंडर है, फट जाएगा, आग लग जाएगी। बट आज देखिए सीएनजी पूरे देश में सभी स्टेट्स में, सभी सिटीज में वेल अडॉप्टेड है, सबने इसको अपना लिया है। इलेक्ट्रिफिकेशन पे भी यही स्टोरी होने वाली है। कस्टमर का कॉन्फिडेंस शेक नहीं होना चाहिए। इसीलिए ओईएम्स ने, सरकार ने, टेस्ट एजेंसी ने, सब ने मिलकर ये फैसला किया है कि जो भी इनिशियल हमारी लर्निंग है इलेक्ट्रिफिकेशन पे, उस पे सेफ्टी को प्राइमरी फोकस दिया जाए। और इसलिए सारे कदम ऐसे उठाए गए हैं कि गाड़ियों की ड्यूरेबिलिटी, वैलिडिटी, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, और जितने भी स्ट्रिंजेंट वर्ल्ड के बेस्ट स्टैंडर्ड्स हैं उनको मैंडेट किया गया है। उसके बाद ही गाड़ियां सड़क पर उतरेंगी। तो इसीलिए अब ज्यादा से ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है लोगों का इलेक्ट्रिफिकेशन पे। और जो मुद्दा आपने कहा है कि सेफ्टी को अगर हम नजरअंदाज करेंगे तो कोई भी टेक्नोलॉजी आगे नहीं जा सकती, क्योंकि कस्टमर का कॉन्फिडेंस उसमें शेक हो जाएगा। जहां तक इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में बात हुई है, अभी वेंकटेश जी ने कहा और टूटू जी भी कह रहे थे, उसमें कस्टमर बहुत जरूरी है कि जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है उसमें फाइनेंसिंग अच्छा ऑप्शन मिले, उनको रीसेल वैल्यू मिले। बिकॉज आज कस्टमर ये सोचता है कि इलेक्ट्रिक गाड़ी में उसको शायद फाइनेंसिंग की लिमिटेड ऑप्शंस हैं जी, उसको रीसेल वैल्यू नहीं मिल पाएगी, उसको चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में रेंज एंजाइटी है। तो इस तरह की जो समस्या है उस पर फोकस किया जा रहा है। सरकार इज अवेयर अबाउट इट। और जैसा कि कहा है कि आज की डेट में महंगी है गाड़ियां, तो सरकार ने भी फेम स्कीम निकाली है। वो फेम स्कीम अभी खत्म होने वाली है अप्रैल 24 में। तो गाइडेंस अगर सरकार का मिल जाए कि और जो 15,000 रुपए पर किलोवाट आवर मिलती है सब्सिडी, उस तरीके की सब्सिडी और भी आगे कंटिन्यू होगी,
जी तो लोग फिर उस पे और कॉन्फिडेंट होके गाड़ियां खरीदेंगे एंड दे विल कंटिन्यू टू एंजॉय इलेक्ट्रिफिकेशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मोबिलिटी। जी बिल्कुल धवन साहब, मुद्दा सेफ्टी का है और सेफ्टी पे बैनर्जी साहब ने बताया कि जो ऑटोमोबाइल्स कंपनियां हैं उनका भी जोर है, सरकार का भी जोर है कि लोगों को एक सुरक्षित यात्रा के लिए एक टेक्नोलॉजी युक्त बेहतर वाहन मिले, अच्छी कार मिले जिसमें अच्छे फीचर्स भी हों लेकिन सेफ्टी की दृष्टि से तमाम कदम उठाए गए हों। लेकिन मेरा आपसे सवाल पर्यावरण को लेकर है। जाहिर तौर पर कोई कार खरीदता है तो तमाम तरह के पर्यावरण को लेकर समय के साथ सरकार भी नए नियम बना रही है, कई तरह की कंपनियों को भी टेक्नोलॉजी की दृष्टि से बदलाव करने पड़ रहे हैं। इस पहलू को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि इस ऑटो एक्सपो में भी सरकार के जो भी वहां पर मंत्री मौजूद थे उन सबका जोर इस बात पे था कि ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी का भी ध्यान रखा जाए, जैव ईंधन पे जोर रखा जाए। इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? देखिए जी, दुनिया के अंदर इज कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग। अब जैसे एक टेक्नोलॉजी फेयर हो रही है, दूसरी टेक्नोलॉजी में तवज्जो दी जा रही है और दूसरी टेक्नोलॉजी के अंदर भी जो खामियां हैं उनको लेवल आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि अब सोलर एनर्जी के ऊपर थोड़ा ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है और साथ में इनकरेज किया जा रहा है ऑन टू द प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज टू इंडिविजुअल्स। आप इंडिविजुअल्स के घरों के ऊपर भी लोग दे ट्राई टू सेव देयर ओन एनर्जी प्लस सप्लाई टू द ग्रिड ऑल्सो जिस वक्त हो सके। तो ऐसी एवोल्यूशन तो ये कॉन्स्टेंटली चलती रहेगी। बाकी जैसे अभी हम सब ने डिस्कस किया कि रिक्वायरमेंट जो कस्टमर की है दैट इज़ गॉट टू बी लॉजिकल रिक्वायरमेंट। अभी तो हम जाते हैं, हमको गाड़ी पसंद आई, हाँ जी ये हमको दे दीजिए, पता नहीं वो डीजल से चलती है, पेट्रोल से चलती है, किससे चलती, दैट्स नॉट द पॉइंट। और आपने कितनी चलानी है उस दैट इज़ ऑल्सो नॉट द पॉइंट। हमको घर के अंदर बाहर गाड़ी खड़ी होनी चाहिए। बट आने वाले दिनों के अंदर लोगों ने ये ट्रांसपोर्ट के लिए एक अपना बजट बनाना है और उस बजट के अंदर वो गाड़ी खरीदनी है और उसके बाद महीने भर उसको चलाना है। एंड दैट इज़ गोइंग टू बी डिसाइसिव बाय द टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी दैट इज़ गोइंग टू बी यूज्ड। आप इलेक्ट्रिक करेंगे, हाइड्रोजन करेंगे या पेट्रोल करेंगे या डीजल करेंगे या सीएनजी करेंगे, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन लॉजिकल थिंकिंग। जी कि आपने 200 किलोमीटर ही सिर्फ गाड़ी चलानी है तो फिर व्हाई शुड यू इन्वेस्ट सो मच ऑन डीजल टेक्नोलॉजी और सीएनजी एंड थिंग्स। तो वो आप पेट्रोल की दीजिए और आप अपने आराम से उसको चला लीजिए। जी, जाहिर तौर पे उपभोक्ता को, ग्राहक को ये तय करना पड़ेगा कि उसे कितनी उसकी आवश्यकता है और टेक्नोलॉजी की क्या ज़रूरत उसको पड़ेगी, कौन सा फ्यूल उसके लिए बेहतर रहेगा। एक मुद्दा देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा, क्योंकि बात अगर जीडीपी की जाए तो जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसकी जीडीपी में बहुत महत्वपूर्ण एक भूमिका है, 7 से ज़्यादा जीडीपी में उसकी भूमिका है। लेकिन अगर बाहर विदेश की संभावनाओं की मैं बात करूं, क्योंकि दुनिया भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर की तरफ देख रही है और उसने प्रमाणित भी किया है जिस तरह से ग्रोथ हुई है भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर की, उसको लेकर आप भविष्य कैसे देखते हैं? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, भारत ने BS3 से BS4 और BS4 से BS6 ये मात्र 2 साल में ट्रांसशिपमेंट किया है और BS5 वाला जो है वो बिल्कुल ही बीच से गायब कर दिया। तो एक साथ 2020 से 2022 के एंड तक में हम 3 श्रेणी ऊपर पढ़ के और हम वर्ल्ड के बराबरी में इस समय टेक्नोलॉजी में आ चुके हैं। इसके 2 फायदे होते हैं, सिर्फ गाड़ी बनाने के नहीं होते। जो हमारी कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं इंडिया में, जो हमारी मैन्युफैक्चरर्स को देती हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा दरवाज़ा खुल गया, क्योंकि उनको BS6 प्रणाली के लिए पार्ट्स बनाने थे, जो पार्ट्स अब इंडिया के मैन्युफैक्चरर को चाहिए और वर्ल्ड ओवर को भी चाहिए। तो आप जितने बड़े बड़े नाम आज लेना चाहें, सोना कैम्स्टर, उनो मिंडा, ये सब अब ऐसे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जो सीधा इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी होते हैं और लोकल भी चलते हैं। और कुछ कंपनियां ऐसी जिनके 50% प्रोडक्शन अब पूरी एक्सपोर्ट हो रही है। ये पूरी अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा सपोर्ट देती है। और प्लस जो हमारे करंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, इनका भी अब ध्यान एक्सपोर्ट की तरफ बढ़ गया। वो बात अलग है कि आज के टाइम पे जिस हिसाब से शॉर्टेज चल रही है, वेटिंग पीरियड चल रही है, डोमेस्टिक सेल पे ध्यान ज़्यादा है, इसलिए एक्सपोर्ट पे नहीं है। लेकिन एक टाइम आएगा जब इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी, डोमेस्टिक सेल पूरा कवर कर पाएंगे और एडिशनल मार्केट एक्सपोर्ट कर पाएंगे। ये एक तरीके से बहुत बड़ा पुश मिलेगा। ये जो हमारा BS6 वाला जो गवर्नमेंट ने किया और जो अब 1 अप्रैल से OBD2
2 जो लॉन्च हो रहा है, एक तरीके से इंडिया की गाड़ी और यूरोप की गाड़ी या यूएस की गाड़ी सब सिमिलर होने वाली है, कोई चेंज नहीं हो, बस वही होगा, कोई लेफ्ट हैंड ड्राइव है, कोई राइट हैंड ड्राइव है, किसी तरीके का फीचर है, वो उस तरीके की बातें चलेंगी। एक चीज मैं और बोलना चाहता हूं, जो आपने अभी कार की बात की उपभोक्ता के पॉइंट ऑफ व्यू से, आज फर्क क्या पड़ा है कोविड और पोस्ट कोविड में, कि जो जेनेक्स है उन्होंने गाड़ी खरीदनी चालू कर दी, जो पहले नहीं खरीदते थे, जो रेंट पे रहने की आदत डालते थे, ओला उबर पे घूमते थे, उसकी वजह से ये जो एक सेगमेंट है नया पैदा हुआ है, जिसको हाई फीचर की गाड़ियां चाहिए, अच्छी गाड़ियां चाहिए, जो लोन लेने से हिचकिचाता नहीं है, महंगी गाड़ी ले करके अपनी लाइफ अच्छी जीना चाहता है, वो गाड़ियों में अपना शोरूम और ड्राइविंग रूम का एक्सटेंशन ढूंढता है। तो उस तरह के भी ग्राहक हमारे पास आज उपलब्ध है। बिल्कुल, कार भी अब जरूरी हो चुकी है, लेकिन एक सवाल बस बहुत संक्षेप में आपसे उत्तर चाहूंगा इसका, कि अगर आत्मनिर्भर भारत की बात मैं करूं, उस लिहाज से स्वदेशी टेक्नोलॉजी की बात की जाए और उपकरणों की बात की जाए, क्योंकि कई उपकरण ऐसे हैं, संसाधन ऐसे हैं जिस पर भी विदेश पे आपको निर्भर रहना पड़ता है, उस लिहाज से संभावनाओं को आप कैसे देख रहे हैं, सरकार के कदमों को कैसे देख रहे हैं? देखिए, सरकार का कदम बहुत अच्छा है और इसका एक बहुत क्लियर, आपको एक चीज़ बताऊं, टाटा और महिंद्रा जो इंडियन कंपनीज हैं, इंडिया की सबसे सेफेस्ट कार बनाती हैं, जबकि इंडिया में बहुत सारे एमएनसीज हैं जो वर्ल्ड ओवर गाड़ियां बना रहे हैं। 5 स्टार रेटिंग ग्लोबल एनकैप की टाटा और महिंद्रा के पास है, बाकी सबके पास नहीं है। हमारे मंत्री जी ने अभी भारत एनकैप को भी लॉन्च होने का प्रोविजन बता दिया है, जिससे कि बाकी गाड़ी कंपनियों में भी एक प्रेशर आएगा कि उनको उसका सर्टिफिकेट चाहिए। सो ओवरऑल हमारा जो ऑटो जगत है, चाहे रिटेल की बात करें चाहे मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, आत्मनिर्भरता की पोजीशन पे पहुंच रहा है। आज से 2-3 साल में जब वो पीएलआई जो स्कीम लॉन्च हुई है उसका पूरी तरीके से ग्राउंड पे इफेक्ट आएगा, तो हमको समझ आएगा कि हम एक सशक्त इंडस्ट्री बन पाएंगे जो हम बाहर को भी कम्पीट करें। जी, जाहिर सी बात है, पीएलआई जैसी कई योजनाएं सरकार ने ऑटोमोबाइल सेक्टर को मजबूत करने के लिए घोषित की हैं और भविष्य के लिए उम्मीद की जा रही है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर भारत की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आप तीनों ने संसद टीवी से बात की, चर्चा की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।